नहीं दिख रहा है मेरा जरा भी पहले दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि और इस स्क्रिप्ट को मैंने हाँ सबसे जल्दी कहा था। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके 2 मिनट बाद ही मैंने टिशू सर को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं पिक्चर करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी। तो मेरा मानना है कि सिमिलैरिटी नहीं है कोई स्क्रिप्ट के बीच में, लेकिन बोथ द स्क्रिप्ट्स वो इक्वली पावरफुल, व्हिच इज व्हाट आई लाइक अबाउट। ओके विमान सर, आपसे पूछना चाहूँगा कैसा इंटरेक्शन रहा अभी ट्विटर पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? बड़ा कम टाइम मिला, वो कर ही रहे थे। उन्होंने कहा ये मतलब वक्त का जो रहता है ना, तो नहीं अच्छा रहा बहुत। ये एक अलग ढंग की फिल्म है। हमने क्या है कि जिस तरह की फिल्में हमारे अस्तबल से निकलती है, मैया फिल्में जो होती हैं, वो ऑडियंस ने उस तरह की फिल्म देख के ऑडियंस का एक तरीका है उनका पिक्चर, उनको लगता है पिक्चर एक ही जैसी होनी चाहिए। ये थोड़ा बॉलीवुड जैसी फिल्म नहीं है, तो जो कि मुझको लगता है अच्छी बात है कि हम लोग इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सिनेमा से टक्कर लेना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक्सपोजर ऑडियंस का बढ़ गया, वो बाहर की फिल्में देख रही हैं, चाहे वो छोटे शहर हो चाहे बड़े शहर हो। अगर हमको बाहर की फिल्मों के सामने टक्कर लेना है तो हमको अपनी फिल्मों का स्तर बढ़ाना होगा। मुझे लगता है राग देश उस एक्सरसाइज की तरफ एक अच्छा कदम है। तो सबने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बम्बैया नहीं है, लेकिन उतना ही एंटरटेनिंग, एंगेजिंग और एजुकेटिव है। ओके, जैसे आप कह रहे हैं बम्बैया नहीं है, बम्बई से क्या तात्पर्य है आपका? आयु आपने कमर्शियल एस्पेक्ट और जिस तरह के गाने और विजुम और काफी अच्छे लोग गानों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गाने तो मैं चाहता हूँ फिल्मों में रहे। जिस दिन हिंदी सिनेमा में लिपसिंग गाने वैसे कम हो गए, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। जब हीरो गाना गाता था, हीरोइन गाने गाती थी, तो हमारा इतनी जो आइडेंटिटी है हमारी सिनेमा की वो रहनी चाहिए। लेकिन जो खास तरीका है ना कि खास तरह का डायलॉग बोला जाएगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक उसी तरह से आएगा, एक खास शॉट लगाया जाएगा तो जूते से फिर एंट्री होगी हीरो की, मोटरसाइकिल पे एंट्री होगी। ये जो खास जो हमारे क्या बोलूं उनको जो हमारे स्पाइसेस हैं ये फिल्म बनाने के, ये अब बड़े पुराने हो गए। अब नए मसालों की जरूरत है। ओके कुणाल, आपके किरदार के बारे में जानना था। जी हाँ, आई प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड शाहनवाज खान एंड फॉर मी शाहनवाज खान really is one of the most fascinating characters I've ever played. I think शाहनवाज खान की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कोई भी कैरेक्टर से ग्रेटर था, क्योंकि शाहनवाज खान की जो फैमिली है वो पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी से थी। वो खुद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। जब उन्होंने आईने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल आर्मी, उनके 80 रिलेटिव्स अब भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ये ज्वाइन करके ये सोचा होगा उस वक्त कि एक समय ऐसा आ सकता है जब मुझे अपने खुद के रिश्तेदारों के साथ के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, अपने भाई के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने भाई को मारना पड़ेगा। ये जानते हुए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की। तो मेरे लिए बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इस तरह का मुझे लगता है इतना पावरफुल कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया। Tikmanshu sir, casting क्या ध्यान में रख के आपने की? If you could just tell us something about like when you were, thinking about roles or when you were reading the script, who was coming in your mind, and when you chose Amit Sir and Kunal Kapoor sir, so what was the thought in your mind? बस यही सोचा कि बेस्ट एक्टर कौन है इंडस्ट्री में। हाँ जी, ये तो कहीं कास्टिंग का ऐसा है कि मैं शायद हिंदुस्तान का गौरी ठाकुर और मुझे लगता है हिंदुस्तान बहुत पुराना कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने अपना करियर कास्टिंग से करना शुरू किया, तो मैं कास्टिंग के बारे में कैसे होती है, क्यों करनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है, इसकी तमीज़ है मेरे अंदर। तो जब ये फिल्म मैंने लिखी तो सबसे पहले मेरे ख्याल में आया कि भाई 1945, 43, 45 के बीच के दौरान की कहानी है ये। सेकेंड वर्ल्ड, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब लड़ा जा रहा था, देश को जब तक आज़ादी मिली 47 में, तो मैंने अपने
अपने ग्रैंडफादर, अपने जो पुरानी तस्वीरें निकाली और दोस्तों के, मैंने कहा दिखाओ यार क्या। तो अगर हम अपने दादा दादी उस लोग की तस्वीरें देखें, आप सब देखें पुराने अपने घरों के एल्बम डाल करके जाके, तो आपको एक शराफत नजर आती है उनके चेहरे में। शरीफ लोग थे वो लोग, चेहरे से शरीफ दिखते थे। ओवर द इयर्स 100 साल जितने भी, उसके बाद हम लोग सबके अंदर बहुत करप्शन आ गया है, क्योंकि करप्शन हमारे चेहरे में दिखता है। हम वेस्ट को थोड़ा एक करने लगे, उनके ऐसे बाल बनाने लगे, वो करने लगे, तमाम तरह का करप्शन आ गया है। मेकअप का करप्शन है, वो पैसों का करप्शन है, वो तमाम तरह की ग्रीड का करप्शन है। तो अगर हम अपने पुराने एल्बम देखें तो मुझे 3 शरीफ लड़के चाहिए, और अगर बहुत ही सिंपल ढंग से, जिस तरह से मैंने तीनों को ब्रीफ किया था, मैंने कहा भाई शाहनवाज खान, यू आर माई अमिताभ बच्चन, अमित शाह यू आर माई धर्मेंद्र, एंड प्रेम सहगल यू आर माई शशि कपूर। तो इन तीनों का कैरेक्टर भी वैसे ही थे। ये थोड़े इंटेंस हैं शाहनवाज खान, और मौके पे बोलते हैं, जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। अमित शाह का कैरेक्टर है वो थोड़ा बड़बड़िया किस्म का है, हाथ उड़ जाता है उसका, गुस्सा आ जाता है उसको, फाइटर है और ही इज प्लेइंग अ सिख। और प्रेम सहगल का थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, थोड़ा रोमांटिक है और सैक्रिफाइस करने वाला है, उस तरह का है। तो मेरे लिए तीन, इनको समझाने के मेरे लिए तीन, जो हमारी हिंदी फिल्मों के 3 ग्रेट आइकॉनिक एक्टर्स हैं। सर जैसे काफ़ी बदलाव भी आते जा रहे हैं, तो जैसे नई मूवी आ रही है, काफ़ी चर्चे भी आ रही है, कभी सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो कभी किसी और तरह ऐसी चीज़ों में आप लोगों को क्या लगता है? वो क्या है कि हम पिक्चर की मार्केटिंग खुद कर देते हैं, लोगों को पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं आजकल, वो कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट कर देते हैं, तो फिल्मों को इससे फायदा भी होता है। लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए, मुझे लगता है सेंसरशिप जरूरी भी है। देश हमारा थोड़ा बाकी के मुल्कों से थोड़ा डिफरेंट देश है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ, बहुत सारे रिलीजन हैं यहाँ पे, जो कि और किसी देश में है नहीं। तो यहाँ पे खास किस्म की सेंसरशिप की ज़रूरत तो है, लेकिन वो सेंसरशिप किस हद तक जाए उसका एक मापदंड सही होना चाहिए। वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी के कहने से, जैसे हमारे देश में है कि कई बड़े फिल्म मेकर्स हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनकी फिल्मों में बहुत ऊंची ऊंची होती है, लेकिन फिर भी उनको यू सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो लोग पावरफुल हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत होती हैं, इन पर किसी को ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि एक अलग तरह का किरदार निभाने नजर आएंगे, और आपने कहा कि रंगे बसंत से कोई ताल्लुक नहीं सिवाय बातों की, आपका नाम शाहनवाज है, उसमें असलम। आई होप यू गेट द पॉजिटिव। Right. Do you get worried, कि you get typecast when I talk about, playing Aslam and Shahnawaz? I hope you understand. No, not at all actually. I've never approached a character thinking about what the religion of the character is. For me, the character is interesting or not interesting. The religion is actually really secondary. It's about the character. So no, it's not something that's crossed my mind. In fact, not only Aslam and Shahnawaz, I've played a lot of Muslim characters. I was Ajan Achale, I was Imran did a film called Lamha, in which I played a character which was Muslim as well. मैं क्या है ना कि अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो चेहरे पे किसी का रिलीजन लिखा नहीं होता था। आजकल हमारे चेहरे पे हमारा रिलीजन दिखाई देता है सबके। तो पहले ऐसा होता नहीं था। शाहनवाज खान पंजाबी बोलता है, तो आप कहाँ से पंजाबी बोलते लगेगा कि ये हिंदू एक मुसलमान है, बढ़िया खालिश पंजाबी बोल रहा है। ऐसे होते थे लोग। तो उसके कैरेक्टर ये कैसे बदल जाएगा कि अगर मुस्लिम हो तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर, हिंदू डिफरेंट, वो कैरेक्टर किन चीज़ों के साथ जूझ रहा है, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, वो कैरेक्टर को बनाती है। मैं इसके साथ बहुत दिनों से काम करना भी चाह रहा था, मौका नहीं मिलता था। बहुत हम लोग एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं और तो मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर जब ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, आपके ऊपर कोई बैठा नहीं है कि इसको लेना है उसको लेना है, तो आप अपने मन की चीज़ करते ना यार, वही मैंने की। दिग्मंश जैसे कि आपने रिलेशन की बात की, तो मैं एक उसमें जो कमल हसन साहब है तमिल में, उनका प्रोटेस्ट भी हो रहा है, उनके लिए ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही है क्योंकि वो बिग बॉस में है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग सामने उभरते आ रहे हैं कि वो मुस्लिम हैं जो कि तमिल कल्चर को ये नहीं करते हैं, तो उस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कमल हसन साहब का जो बिग बॉस हो रहा है उसको डिटेल के बारे में मुझे
कैमरा लो। बड़ा है तो उसके बारे में कमेंट करना मेरे लिए ठीक, मुझे पता ही नहीं होता क्या है। सर पिछले दिनों अमरनाथ में अटैक हुआ था टेररिस्ट, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? क्या कहूँगा यार, दिल रोता है, कहना क्या है इसमें। बहुत गलत है, बहुत खराब है। जिन्होंने मारा उनसे बड़ा कायर कोई नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों पे गोली चलाई। क्या बोले? हमेशा रिलीजियस को भी टारगेट किया जाता है इस तरह का, और आपको लगता है कि जो अटैक हुए टेरर उनका कोई धर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुसलमानों का धर्म उनको ये करने के लिए नहीं करता जो वो लोग कर रहे हैं। वो उनको कोई बहुत गलत लोग उकसा रहे हैं इन्हीं और कानूनों से हो रहा है। बहुत आपसे आपसे जानना चाहूँगा कि जो फिल्म का बेस होता है वो लोकेशन होता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लोकेशन के ऊपर ही पड़ता है। आर्मी आउटपोस्ट पर आपको कुछ लोकेशंस को लेकर कुछ दिक्कतें आई थी कि वहाँ पर लोकेशन नहीं मिला था, क्योंकि रियल लोकेशन है वो इम्पैक्ट और बनाता है मूवी को। हाँ, रियल लोकेशन पैटर्न बनाता है तो हर पिक्चर में मैं सेट्स में मुंबई में ज़्यादा काम करने से हमारा मैं रियल लोकेशन में काम करता हूँ। रियल लोकेशन क्या होती है, जब आप एक्टर को भी रियल लोकेशन लेके जाते हैं ना, वो एक कॉस्ट्यूम की तरह है। अगर आपको पुलिस वाले का रोल करना है या आर्मी वाले का रोल करना है या वकील का रोल करना है या डॉक्टर का रोल करना है, जहाँ आपने कॉस्ट्यूम पहनी, आप एक्टर अपने आप को चेहरे देखता है, उसको लगता है कि हाँ मैं आधा डॉक्टर को हो गया, आधा एक्टिंग से करूँगा। तो लोकेशन भी वही काम करता है। जब आप रियल लोकेशन में किसी को एक्टर को खड़ा करते हो तो उसकी आधी चीज़ें उसको सुविधा बहुत मिल जाती है बजाय एक नकली सेट के। तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि रियल लोकेशन कुछ कमीशंस की भी दिक्कतें आई थी हमको इस फिल्म में, बिकॉज आर्मी वाली फिल्म है और बहुत ज़्यादा इसमें बैटल सीक्वेंसेस भी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो नेचुरली विदाउट आर्मी असिस्ट तो करना मुश्किल था। लेकिन उस वक्त देश में हालात कुछ ऐसे हो गए कि आर्मी वाले हमको परमिशन, हालांकि उन्होंने हमेशा दी है, जैसे मैंने 5 सिंह तोमर भी की थी तो आर्मी परमिशन मिल गई, तो आर्मी की अगर आपको परमिशन मिल जाए तो इतनी आपको सुविधा हो जाती है कि वो लोग सब खुद करते हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जब आर्मी की आपको मदद रहती है ना शूटिंग में, बहुत आपको सुविधा हो जाती है। देश में हालात कुछ ऐसे थे कि हमको आर्मी परमिशन नहीं मिली, लेकिन हमारी डेट्स थी, सब कुछ बुकिंग हो सकती थी, तो हमने फिर भी गए और हमारे साथ आर्मी के कुछ लोग थे, राज रावत हैं, उन्होंने एक्स आर्मी है तो उनको क्या सही है क्या गलत है, टोपी कैसे पहननी है, कोर्ट मार्शल कैसे होता है, मार्च पास कैसे करते हैं, पूरा प्रोटोकॉल है आर्मी का, तो उससे हम लोग को अवगत कराया और देखा, हर सीट के वक्त रहते थे बनाया नहीं सर, जब बच्चा देखेंगे शायद कभी नहीं। सर आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में सलमान खान ने डिस्ट्रीब्यूटर के 50 करोड़ लॉसेस जो हुआ था। यार आप लोग इन सवालों की पिक्चर में बात करो ना, मैं इनसे क्या मतलब, अच्छा बहुत अच्छा किया उन्होंने, ऐसा किया सलमान साहब ने कि डिस्ट्रीब्यूटर के बदल लौट रहे, ऐसे पुराने लोग क्या करते थे, बीच वाले लोग भूल गए करना। सर आपकी फिल्म की बात करें तो कुछ सच्चाई दिखा रही है फिल्म, कुछ सच्ची घटना है? 100% ये फिल्म इतिहास में जो हुआ था वही है, 100%। सर जैसे कि फिल्म में सुभाष जी के बारे में दिखाया गया है, तो उनकी सच्ची घटनाएं बताया जाता है कि उनकी मौत नहीं हुई थी, तो वो कुछ दिखाया? फिल्म उस बारे में नहीं है। फिल्म सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, उनकी वो गुजर गए थे कि अभी भी जिंदा थे, ये जो हिस्ट्री है ये फिल्म उस बारे में नहीं है। नहीं, ये पिक्चर, ये फिल्म उस बारे में है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या, वो तो समझो पहले। सब सुभाष चंद्र बोस को मनोहर कहानियां बनाने लगते हैं, काम क्या किया उसमें तो ध्यान दो। जैसे आपने भी कहा था कि इस तरह की पिक्चरें नहीं बनती हैं कि अपना बॉलीवुड का लेवल अप कर सके, जैसे आपने भी रंगदेश बनाई है। आप बॉलीवुड में ऐसे कौन से डायरेक्टर को मानते हैं केपेबल जो इस तरह की पिक्चर या बॉलीवुड का लेवल अप कर सके? ये पूरी जो मतलब मेरे साथ मेरे जो कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर थे वो सब ऐसे हैं। जो हम लोग बाहर से मुंबई के बाहर से आए हुए डायरेक्टर थे ना, वो सब यही काम कर रहे हैं, चाहे अनुराग बसु हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे दिवाकर बैनर्जी हो, श्रीराम राघवन हो, मैं हूँ, चाहे इम्तियाज अली है, ये सुजीत सरकार है, सुजॉय है, ये सब लोग एक नया काम कर रहे हैं जो उनके सिनेमा पिक्चर बनाते बहुत फ्रेश लगती है, फिर नई कहानी है, नई अंदाज कहानी कहने का नया है उनका। ओके, मैं मेरा सवाल दोनों से एक वक्त का फिल्म मेकिंग बहुत सुविधा लोग जानते थे, प्रकाश मेहरा है ना, महबूब सावर के आसपास, और बाद में जब अब एक प्रोसेस चल गया है, पूरा सब कुछ कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और आपकी भी ना जाने कितनी लोग के लिए होते हैं,
आप दोनों से जानना चाहूँगा, कॉर्पोरेट का फिल्मों में आना पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है? जी एक्चुअली मैंने वो दौर देखा नहीं, मैंने तो यही दौर देखा। मैंने जब शुरुआत की थी रंग दे बसंती के साथ, तब उसके जो प्रोड्यूसर थे यूटीवी थे, तो तब से मैं जो कल्चर में बड़ा हुआ हूँ वो कॉर्पोरेट कल्चर ही है। और मेरा मानना है कि जो सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि उस तरह के लोग हों कॉर्पोरेट्स में जो पिक्चरों को समझें, सिर्फ बिजनेस नज़र से नहीं देखें कि ये पिक्चर मुनाफा करेगी या नुकसान करेगी, सिर्फ उस नज़र से पिक्चरों को ना देखें, मगर देखें कि ये कहानी क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय पे यूटीवी स्पॉट बॉय उस तरह की पिक्चरें बहुत कर रही थी, एक नए लैंग्वेज सिनेमा को बढ़ावा दे रही थी। तो मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ कोर्स उस तरह का सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इट शुड ऑल्सो बी बैक विद द राइट पीपल इन दोज कॉर्पोरेट्स। आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। ओके विमल सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपको लगता है कि एक डायरेक्टर की लिबर्टी मिल जाती है कि बहुत इमोशनल होता है कि आप ये मत करिए और ये फलाना शॉट ऐसे कर दीजिए, नो देयर आर पीपल हु आर देयर ऑन द सेट फ्रॉम द नहीं, ये तो डायरेक्टर टू डायरेक्टर डिपेंड करता है, कोई सरकारी रूल थोड़ी है कि वैसा बोलेगा तो वैसे ही करेगा। तो कॉर्पोरेट वाले भी जानते हैं कि इस डायरेक्टर के साथ कैसे बिहेव करना है, तो ऐसा तो नहीं है। दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो कॉर्पोरेट्स के आने के पहले हमारी फिल्म का सक्सेस रेशियो वॉज बेटर। जब से वो लोग आए हमारा सक्सेस 250 पिक्चर बनती है जिसमें 10 हिट होती है यार, और जिसमें 3-4 जो है बड़ी हिट होती है, बाकी 5-6 हिट, बाकी सब तो फ्लॉप ही होती है ना। अगर आप 1975 में शोले वॉज द बिगेस्ट हिट, 1975 और भी कम से कम 10 पिक्चरें थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो आप आंकड़े देख लीजिए। कॉर्पोरेट से आने से एक अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने थोड़ा सा जो अलग किस्म का सिनेमा है उनको सपोर्ट दिया है। तो छोटी फिल्में जो अच्छी नए टेक्नीशियन को काम मिला है, तो कम से कम वो टैलेंट को उन्होंने नर्चर किया, ये पॉजिटिव साइड है। बाकी कोई जहाज बेच रहा था, कोई साबुन बेच रहा था, वो आके यहाँ पे कॉर्पोरेट करके फिल्म बेच रहा है, उसकी कहाँ समझ में आएगा? सिनेमा के लिए प्यार नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये एक करें। तो पहला सवाल आपका क्या था? तो रात देश में मैं कैप्टन प्रेम सहगल का किरदार निभा रहा हूँ। ये एक इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर थे। ये जो 3 अफसर थे आईएनए के जिन पे ट्रायल चला था रेड फोर्ट में, उनमें से एक अफसर थे और ये एक बहुत बड़े वॉर हीरो थे। और मुझे लगता है इनकी कहानी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैंने ये जो रोल है निभाने का सोचा, क्योंकि आई थॉट कि इस तरह दिस वे आई कैन गेट द स्टोरी आउट टू अ लॉट मोर पीपल। मेरी जनरेशन में ज़्यादातर लोगों को इंडियन नेशनल आर्मी और ये रेड फोर्ट ट्रायल्स के बारे में नहीं पता है। तो मुझे लगा कि एक ये सॉर्ट ऑफ मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहिए और ये स्टोरी को आगे लेके जाना चाहिए। पर इस पिक्चर में कास्ट होने से पहले मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। देयर वाज लॉट ऑफ रिसर्च वी हैड टू पुट इन, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ी, बहुत किताबें पढ़नी पड़ी, और मोस्ट ऑफ ऑल मुझे जो मेरी रेगुलर ज़िंदगी है वो उससे थोड़ा दूर हटना पड़ा, बिकॉज मैंने आज तक कभी 1940s या 1930s के बारे में ना ज़्यादा सुना था, ना ज़्यादा रिसर्च की थी। तो मैंने अपनी प्रेजेंट लाइफ को कुछ महीनों के लिए दूर रख दिया था और मैंने अपने आप को प्रेम सहगल के कैरेक्टर के लिए पूरा डेडिकेट कर दिया था। बिफोर ये फिल्म मुझे मिली, मैंने एक्चुअली इसके लिए एक ऑडिशन दिया था, बिकॉज ये पिक्चर मुझे मिली भी इतनी आसानी से नहीं थी, मुझे इसके लिए ऑडिशन देना पड़ा था। और जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे मुकेश छाबड़ा, वो मुझे लेके गए, तिग्मांशु सर से मिलवाया और
फिर जब उनको सब ठीक ठाक लगा तब मुझे पिक्चर मिली. बट टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच ए इम्पॉर्टेंट फिल्म ऑफ हिस्ट्री. और तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करने का बेस्ट पार्ट ये है कि वो बहुत एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाते हैं जिसमें साथ में आपको एडुकेट भी कर देते हैं. तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन. You were working with Amit Saad and Kunal Kapoor. तो कैसा experience था? Could you tell us, like, was it still serious on the set या मतलब फिर थोड़ी serious थी? तो how was it? Could you tell us? नहीं, एक्चुअली सीरियस तो हम बिल्कुल भी नहीं थे. जब तक कि जब वॉर सीन शूट कर रहे थे तब इट वाज रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर, तो हमें सीरियस होना पड़ा था. इनफैक्ट मेरा कैरेक्टर वैसे भी फिल्म में ही इज़ अ वेरी चार्मिंग वॉर हीरो, तो वो इतना सीरियस नहीं है, इतना इंटेंस कैरेक्टर नहीं है. पर अमित और कुणाल के साथ जब भी हमको टाइम मिलता था तो हम सिर्फ मस्ती करते थे. मेरा सवाल आपसे है, तिग्मांशु डायरेक्टर, Amit Saad, I hope you take it up completely. Kunal already there in industry for a long time. You are, just in. Are you worried you get overshadowed by all this scene? नहीं, मैं एक्चुअली पिक्चर देख चुका हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. मैं एक्चुअली मेरी कुछ जर्नलिस्ट से कल भी बात हो रही थी एंड हर फ़ोन कॉल जो मुझे आया इट स्टार्टेड विद अ कॉम्प्लीमेंट ऑन द डायलॉग ट्रेलर विच दे सॉ. तो कल से और आज में भी जो है मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क आ गया एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड दैट ऑलरेडी आपके ट्रेलर से अगर लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग सब थिएटर में जाएं और पिक्चर को देखें और मेरे कैरेक्टर को भी देखें. सो आई फील हम लोगों की कास्टिंग इतनी अच्छी है और हमारे सबके कैरेक्टर्स इतने वेल एच्ड आउट हैं कि सबका अपनी जो जर्नी है वो क्लियर पिक्चर में नज़र आ रही है. और मैं हूँ नया, मतलब ये एक तरह से कुणाल और अमित ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा काम किया है. मेरी सिर्फ दूसरी पिक्चर है बट आई थिंक एनर्जी इतनी अच्छी थी सेट पे और सब इतने गिविंग थे सेट पे कि इट ऑल वेंट वेरी स्मूथली. यस, एब्सोल्युटली. मैं तो अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, सबको दिखाना चाहूँगा. अर्जुन को, सोनम को, वरुण को, वरुण के भाई रोहित, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो भी मैं इंडस्ट्री में मेरे जितने दोस्त हैं मैं सबको बुलाऊंगा, सबके लिए स्क्रीनिंग करूंगा और सबको पिक्चर दिखाऊंगा. कुछ मैं अब काम किया है तो दिखाना तो पड़ेगा. मेरे को आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ी शॉक वैल्यू मिली लोगों से कि मेरी कल एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो मुझे बोल रहे थे कि मैंने जब आपको ये करते एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉक वैल्यू व्हिच इज कमिंग कि लोगों को लगा था कि ये ऐसा रोल कैसे करेगा या ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा या ये होल्ड कर पाएगा ऑडियंस को. बट आई थिंक नाउ स्लोली इट्स गोइंग ऑल इन माई फेवर. तो मेरी आवाज़ की तारीफ मुझे मिली, मेरे पर्सनैलिटी की मिली और थोड़ी बहुत एक्टिंग की भी मिल रही है. Right now for 3 weeks because I want to be true to my last 1 year of effort. So I will only dedicate the next 2 and 3 weeks to Ragdesh and जैसी Ragdesh रिलीज होगी उसके बाद एक दूसरी जर्नी शुरू हो जाएगी. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you.